हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं मोमिता और इस चैनल पे हम पढ़ते हैं एनवायरनमेंट के बारे में। हमने हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में तो पढ़ा है। आज हम बात करेंगे ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है वो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का जो स्टेडी स्टेट है, जो नेचुरल स्टेट है, उसको इम्पैक्ट करता है, डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, बाय डिफरेंट एक्टिविटीज़। अब ये सारे जो एक्टिविटीज़ है वो इंटर रिलेटेड है। तो इन एक्टिविटीज़ में इनडायरेक्टली भी बहुत आएंगे, डायरेक्टली भी बहुत आएंगे। आज हम बात करेंगे कुछ मेजर एक्टिविटीज़ की, जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजर्वर, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, डिफॉरेस्टेशन, प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज जिससे क्लाइमेट चेंज होता है। तो ये सारे कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ है जो स्टेडी स्टेट ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को इम्पैक्ट करता है। इन सब के बारे में डिटेल्स पे थोड़ा देखते हैं। जैसे पहला था कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजर्वर। कोई भी रिजर्वर, डैम्स अगर जब फॉर्म होता है तो रिवर का जो नेचुरल फ्लो है, तो उसके बीच में रिजर्वर फॉर्म हुआ, तो वो क्या होगा, जो फ्लो है रिवर का, उसके वॉल्यूम में चेंज आएंगे, उसके टाइमिंग, उसके स्पीड में चेंज आएंगे। तो ये एक कंस्ट्रक्शन है जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में भी इम्पैक्ट करता है, क्योंकि रिवर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से ही जुड़ा हुआ है। इवेपोरेशन रेट, अगर कोई रिजर्वर इस ऐसी जगह पे फॉर्म हुआ, रिजर्वर क्या करता है, वाटर स्टोर करते हैं। तो अगर वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, वो एरिया अगर ड्राई एरिया ज़्यादा हुआ तो इवापोरेशन रेट भी वहाँ पे ज़्यादा होगा। ये डिपेंड करेगा क्लाइमेट के ऊपर। ये सारे जो इम्पैक्ट्स है वो भी इंटर रिलेटेड है, और इट्स क्लाइमेट, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, सारी चीज़ें हमें पता है कि इंटर रिलेटेड है। तो अगर रिजर्वर फॉर्म हुआ, वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करके इवापोरेशन रेट भी ज़्यादा हो सकता है। तो ये एक इम्पैक्ट हुआ। रन ऑफ जनरेशन मेकनिज़म, रिवर का एक नॉर्मल रन ऑफ प्रोसेस है, पर जब एक रिजर्वर, किसी डैम फॉर्म होता है तो वहाँ के टोपोग्राफी में चेंजेस आते हैं। तो उससे क्या होता है, जो रन ऑफ जनरेशन नॉर्मल मेकनिज़म है वो चेंज होता है, उस पर इम्पैक्ट करता है। और रिवर्स एबिलिटी, जैसे हम बात कर रहे थे कि वॉल्यूम, टाइमिंग चेंज हो रहा है, तो रिवर का जो स्पीड है उसमें भी चेंज आएगा। तो इससे क्या होगा, उसकी जो एबिलिटी है सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट कर, हमें पता है रिवर अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लेके जाते हैं जिसको वो डिपॉजिट करते हैं अपने बैंक्स में। तो उसका जो सेडिमेंट ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस है उसमें भी उसका स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा। तो उसका स्पीड कम हो जाएगा तो उसमें भी चेंजेस आएंगे, वो डिक्रीज़ होगा। तो ये चीज़ है, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड है, तो रिवर में इम्पैक्ट करेगा। जब आप रिजर्वर फॉर्म करते हो तो रिवर में ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स आती है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को वो इम्पैक्ट करता है, क्योंकि एक सोलर रेडिएशन रिवर से इवापोरेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आ जाता है कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजर्वर के वजह से। दूसरा हमने पॉइंट देखा है कि एग्रीकल्चर फील्ड में एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जो होता है वो सबसे ज़्यादा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को इफेक्ट करता है। किस तरह से, अगर एक फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी स्टार्ट की जा रही है, तो वहाँ पे क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन। अब प्लांट्स तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में, तो वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन होगा, यानी कि वहाँ के जो नेचुरल वेजिटेशन है वो चेंज हो जाएगा एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए वहाँ पे। तो वो चीज़ फिर इवापोरेशन रेट की चेंज आएगी, ट्रांसपिरेशन रेट की चेंज आएगी, वो सॉइल क्वालिटी जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में चेंज हो जाता है, वहाँ के नेचुरल वेजिटेशन चेंज हो जाते हैं। फिर आता है एग्रीकल्चर में इरिगेशन पर्पस में सबसे ज़्यादा वाटर यूज़ होता है, वेस्ट ऑफ वाटर भी होता है। तो वाटर यूज़ करने के लिए क्या होता है कि अगर एग्रीकल्चर लैंड जो है वो प्रॉपरली वहाँ पे वाटर सप्लाई नहीं है तो आपको कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। जो हम कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे थे, तो आपको क्या होता है, रिजर्वर कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, या फिर वहाँ के जो रिवर है वहाँ उसके एक चैनलाइज करके, रिवर को चैनलाइज करके वहाँ पे वाटर सप्लाई की जाती है। तो क्या होता है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ पे रिवर का जो नेचुरल फ्लो है, जो वहाँ से चैनलाइज करके अगर एक साइड पे वाटर की फ्लो की जा रही है तो उसमें प्रॉब्लम आएंगे, फिर वहाँ के टोपोग्राफी चेंज हो जाएंगे। रिजर्वर अगर बनेगा वहाँ पे भी चेंजेस आएंगे, फिर इवापोरेशन भी होंगे, ये चीज़ें आ जाएंगे। साथ में अगर इरिगेशन टेक्नोलॉजी में कोई फॉल्ट हुआ तो उसमें क्या होगा, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम आएगी, और उस वाटर लॉगिंग को फिर अब वाटर लॉगिंग होगी तो एग्रीकल्चर में इफ़ेक्ट करेगा, क्रॉप्स में इफ़ेक्ट करेगा। तो इस वजह से क्या होगा, उस वाटर लॉगिंग, ताकि वो वाटर लॉग्ड ना हो
तो एक ड्रेनेज सिस्टम की जाएगी। तो वही चीज़ आ जाती है कि वहाँ के लैंड यूज़ में चेंजेस आते हैं, वहाँ के रिवर में चेंजेस करना पड़ता है। तो जो नेचुरल चीज़ें हैं वो चेंज की जाती है, चाहे वो रिजर्वायर बने, चाहे एग्रीकल्चर पर्पस हो, जो भी हो, जो नेचुरल कंडीशन है इन्वायरमेंट का वो चेंजेस की जाती है। और जब इन्वायरमेंट की नेचुरल कंडीशन में चेंजेस आती है तो इन्वायरमेंट की जो नेचुरल प्रोसेसेस है उसमें वो इम्पैक्ट करता है। नॉट ओनली हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, सारी चीज़ों में वो इम्पैक्ट करेगा। आज हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की बात करते हैं। और इसके साथ साथ एग्रीकल्चर में ग्राउंड वाटर के जो वाटर सप्लाई को प्रॉपरली अगर हो, इसके लिए क्या की जाती है, ग्राउंड वाटर से वाटर एक्सट्रैक्ट की जाती है, उसको स्टोरेज की जाती है रिजर्वर में। तो ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो भी डिक्रीज होता है, इम्पैक्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होता है कि वाटर स्कार्सिटी की तरफ चले जाते हैं। एग्रीकल्चर फील्ड में जो ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर यूज़ होता है उसको अगर प्रॉपरली ना की जाए तो वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर देता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में। ठीक है, तो दो चीज़ हमने देखी और दोनों इंटर रिलेटेड है, क्योंकि एग्रीकल्चर में भी आपको रिजर्वर फॉर्म करना पड़ता है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे इंटर रिलेटेड की बात की जा रही है और थोड़ा सा चेंजेस हम पॉइंट आउट कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं, बट सारी चीज़ें रिलेटेड है। फिर हम डिफॉरेस्टेशन की अगर बात करें तो डिफॉरेस्टेशन हम एग्रीकल्चर फील्ड में भी बात कर रहे थे। तो वही डिफॉरेस्टेशन होगा, प्लांट्स नहीं रहेंगे, ट्रीज़ नहीं रहेंगे, तो इन्फिल्ट्रेशन जो है वो उसमें चेंज आएंगे, ट्रांसपीरेशन जो है उसमें चेंजेस आएंगे, और प्रेसिपिटेशन पैटर्न, ऑब्वियसली प्रेसिपिटेशन पैटर्न जो है वो चेंज हो जाएगी। मतलब जो नेचुरल हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की स्टेट है उसमें चेंजेस होंगे डिफॉरेस्टेशन होगा तो। रन ऑफ, क्योंकि वहाँ प्लांट्स नहीं होंगे, ट्रीज़ नहीं होंगे, तो जो प्रेसिपिटेशन जब होगा तो वो डायरेक्ट सॉइल में आएगा, तो वो सॉइल इरोशन ज़्यादा करेगा। सॉइल इरोशन ज़्यादा करेगा, साथ में रन ऑफ की पोर्शन भी ज़्यादा हो जाएगी। रन ऑफ ज़्यादा होगी तो वो फ्लड में कन्वर्ट होंगे, फ्लड्स ज़्यादा होंगे। और अगर वो एरिया प्रेसिपिटेशन में चेंज आता है तो रेनफॉल में जो चेंजेस आ रहा है इसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे रेनफॉल अगर रिड्यूस हो रहा है, ट्रीज़ ना हो तो रेनफॉल कम हो जाएगा। रेनफॉल रिड्यूस हो रहा है, जब रेनफॉल होगा तो वो फ्लड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब नहीं होगा वो ड्रॉट वाली सिचुएशन ला देगी। तो ये हो जाता है डिफॉरेस्टेशन का इम्पैक्ट, और इससे पूरा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इम्पैक्टेड होता है। तो वही चीज़ बार बार की जा रही है कि नॉर्मल जो हर चीज़ में सेम चेंजेस हो रहे हैं, कम हो ज़्यादा हो, तो वो इम्पैक्ट कर रहा है जाके हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को, इन्वायरमेंटल नेचुरल प्रोसेसेस को। तो यही बात कर रहे थे हम। और साथ में जो चीज़ है क्लाइमेट चेंज जो इनडायरेक्ट इफेक्ट है, ये सारी डायरेक्ट इफेक्ट हो गई कि हमने एक लंबी रीजन में बहुत सारी जगह डिपेंड, ये टोटली डिपेंड करेगा क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर। वहाँ के रिजर्वायर अगर आप ऐसी रीजन पे बना रहे हो कि वहाँ पे प्रेसिपिटेशन अच्छा है, प्रेसिपिटेशन रेट ज़्यादा है, रेनफॉल ज़्यादा है, तो वहाँ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या जो रिजर्वायर का साइज़ है वो स्मॉल है, तो वो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पे इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा। पर अगर ऐसी रीजन है कि वहाँ पे टेम्परेचर भी ज़्यादा है और आपको वाटर की ज़रूरत ज़्यादा है, तो आप एक लार्ज रिजर्वायर वहाँ पे बना रहे हो, तो इससे क्या होगा, वो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पे ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। तो टोटल जो प्रोसेस है वो टोटली डिपेंड करेगा क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर, वहाँ के टोपोग्राफी के ऊपर, और आपका जो रिक्वायरमेंट है, जो कितना रिजर्वर का साइज़ क्या होगा, या फिर अगर आपको वहाँ पे आप एक जगह पे एग्रीकल्चर साइट बना रहे हो, एग्रीकल्चर लैंड है, और वहाँ पे अगर सामने रिवर है, वाटर सप्लाई प्रॉपरली हो रही है, तो वहाँ पे आपको कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, एज सच बहुत ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, तो वहाँ पे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के अगर हम काम करें तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इफेक्ट नहीं होता है। पर अगर हम रिवर से बहुत दूर एक एग्रीकल्चर साइट है, या फिर जहाँ पे एग्रीकल्चर साइट है वहाँ पे वाटर सप्लाई प्रॉपरली नहीं है, तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाएगा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में। तो यही सारी चीज़ें जो है वो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के इम्पैक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा टोटली। ठीक है, और क्लाइमेट चेंज की जो बात करते हैं वो इनडायरेक्टली हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ से जनरली क्या है, मेनली ग्रीन हाउस गैस रिलीज़ होता है। ग्रीन हाउस गैस जब रिलीज़ होता है तो हमें पता है ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज होता है, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ होगा वो रेडिएशन को ट्रैप करेगा, तो उस चीज़ के वजह से क्या होगा, पूरा जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, जो हमें पता है सोलर रेडिएशन से वो इवेपोरेट हो रहा है, तो वो उस चीज़ में चेंज आ जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। तो यही चीज़ है, इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनको रिलीज़ कर रहे हैं, तो वो क्लाइमेटिक चेंज में आता है। जब क्लाइमेट चेंज होता है तो सारे साइकिल्स में ही चेंज आएंगे, तो वो
हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को भी इम्पैक्ट करेगा। तो यही चीज़ें हैं जो हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ का जो इम्पैक्ट्स है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के ऊपर, और भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे हैं, ये मेन है, बट क्योंकि सारी चीज़ें लिंक्ड है तो मेन यही पॉइंट हम पॉइंट आउट करेंगे कि ये सारा इम्पैक्ट्स है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के ऊपर। तो नॉर्मली आपसे पूछा जाए तो आप ये चीज़ को डिस्क्राइब कर सकते हो, ठीक है। आज आप लोगों के लिए स्पेशल क्वेश्चन ये है कि उमियम लेक जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए, और साथ में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।